मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 साल तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार जमा लिया था और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुख, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ नाम के महान राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों का मूल 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का शासन था। यह वो इलाका है जहां आज का संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जो पड़ोसी राज्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ भिक्षा मांगो। इस प्रकार उनको अपमानित कर नंदवंशी शासक धनानंद ने उनकी शिखा पकड़कर दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि धनानंद को एक दिन सबक सिखाकर रहेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति उनकी माता मूरा से मिली है। मूरा शब्द का संशोधित शब्द मौर्य है, यानी कि मूरा से ही मौर्य शब्द बना है। हालांकि इतिहास में यह पहली बार देखा गया कि माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। वह उसी गण प्रमुख का पुत्र था जो कि चंद्रगुप्त की बाल्यावस्था में ही एक योद्धा के रूप में मारा गया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। मगध पर विजय। इसके बाद चाणक्य ने भारत भर में जासूसों का एक जाल सा बिछा दिया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र की जा सके। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजय श्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये एक रहस्य है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिल गया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ कर दिया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। उत्तर पश्चिमी भारत को यूनानी शासक से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण पर इस विजय का उल्लेख नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कंधार, काबुल,
हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए थे। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्नालिया से विवाह कर लिया था। कर्नालिया को हिलना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटार्क के अनुसार सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त उस समय तक सिंहासन पर आसीन हो चुका था। उसने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली और अपने अधीन कर लिया। ये टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति ही कही जा सकती है, क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और इसके दक्षिण के क्षेत्रों में उस समय चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तल दुर्ग, येरागुडी तथा मास्की में पाए गए हैं। उसके शिलालिखित धर्मोपदेश प्रथम तथा त्रयोदश में उनके पड़ोसी चोल, पांड्य तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि अशोक या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उसमें विजय प्राप्त की हो, अतः ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय आमतौर पर बिंदुसार को ही दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम दुर्धर था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्र घात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला की उपाधि भी दी गई थी, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडीज का नाम दिया जाता है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि वे अकबर से बहुत शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। कई विद्वान तो सम्राट अशोक को विश्व इतिहास के सबसे सफलतम शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उनका मन युद्ध में नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धम्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिमी एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टॉलमी फिलाडेलस, मकदूनिया का एंटिगोनस गोनातस, साइरीन का मेगास तथा एपायरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना किया। पटना यानी पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम उसी महेंद्र के नाम पर रखा गया है। युद्ध से मन ऊब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से अपने प्रशासन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी तो दक्षिणी भाग की राजधानी सुवर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैन थी, जिसे उज्जैनी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समापा, इशीला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए प्रांतपालों को नियुक्त किया जाता था। ये प्रांतपाल राजघराने के ही राजकुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। राजकुमारों की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान
ग्रामिक कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले देखती थी। तीसरी समिति का संबंध जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियम करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा व्यापार पर नजर रखना था। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी, तो छठी का काम कर वसूल करना था। नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा संस्थानों, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत तथा रखरखाव का काम करना। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख किया है, जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग। मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्यों का गुप्तचरों का जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछाया गया था, जो राज्य पर किसी भी बाहरी आक्रमण का, आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचाने में सक्षम था। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीयकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। आर्थिक स्थिति। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का एक परिणाम यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पण थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्थिति। 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी मौर्यों के उदय से कोई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा ही पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। वहां पास में ही चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम पर ही किया गया था। अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उसने धम्म के प्रचार में अपना सारा ध्यान लगा दिया। यहां धम्म का मतलब कोई धर्म या मजहब या रिलीजन न होकर नैतिक सिद्धांत था। उस समय ना तो इस्लाम का जन्म हुआ था और ना ही ईसाई धर्म का। अतः वे नैतिक सिद्धांत पर उस समय बाहर के किसी धर्म का विरोध करना ना होकर मनुष्य को एक नैतिक नियम प्रदान करना था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या छोड़ दिया और मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना भी कराई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारता पूर्वक दान भी दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह एवं धर्मशाला, कुएं तथा बावड़ियों का भी निर्माण करवाया। उसने धर्म महापात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धम्म का प्रचार करना था। उसने विदेशों में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया यानी यूनान, साइरीन
तथा एपायरस में भी उसने धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अन्य संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखा तथा उनके विरुद्ध किसी कार्रवाई का उल्लेख नहीं मिलता। सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में बटे हुए विभाग द्वारा निर्देशित की जाती थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। मौर्य साम्राज्य का पतन। अंतिम मौर्य सम्राट वृषध्वज की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। नंबर 1, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। नंबर 2, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण। नंबर 3, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। नंबर 4, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं। नंबर 5, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। नंबर 6, करों की अधिकता। नंबर 7, अशोक की धम्म नीति। और नंबर 8, अमात्यों के अत्याचार। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। पटना यानी कि पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार में अशोककालीन भग्नावशेष पाए गए हैं। अशोक के स्तंभ तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण उपदेश साम्राज्य की अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिससे हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। इनके पिता का नाम था राजा बिंदुसार। अशोक ने मौर्य शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के बेटे के रूप में और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में जन्म लिया। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक को कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए आपको दिखाते हैं सम्राट अशोक का बचपन। अल्पायु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे, इसीलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया। वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। उन्होंने केवल लकड़ी की एक छड़ी से शेर का शिकार किया था। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा। उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंदकुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध आज का बिहार है, और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा में काफी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गयी। अशोक घोर मानवतावादी थे। रात दिन जनता की भलाई के काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की। इससे पहले उनके किसी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया था। कलिंग के युद्ध में कई लोगों की मृत्यु होने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए।
बाद में उन्होंने पूरे एशिया में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर भेजा। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता, भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने कई अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण भी कराया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेर की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित हैं। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, वहाँ के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। अशोक का अर्थ दर्द रहित या फिर चिंता मुक्त होता है। अपने आदेश पत्र में उन्हें देवनाम प्रिया और प्रियदार्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में अशोक को हजारों नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ उनकी वीरता के किस्से हैं, उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वो एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोक हित के नजरिए से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न केवल मानवों की चिंता की, बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए कई सराहनीय काम भी किए हैं। सम्राट अशोक को एक निडर, साहसी राजा और योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 सालों तक युद्ध लड़ते रहे, जिसके चलते सम्राट अशोक ने कृष्ण गोदावरी की घाटी, दक्षिण में मैसूर में भी अपना कब्जा कर लिया, लेकिन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर नहीं कर पाए। सम्राट अशोक जैसा महान शासक हमें शायद ही इतिहास में कोई दूसरा दिखाई दे। वे एक आकाश में चमकने वाले तारे की तरह है, जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक है। एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और कार्य किए वैसा अन्य कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। ईसा पूर्व 232 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र है। उस जैसा ऐतिहासिक पात्र अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 240 ईस्वी में पहले शासक श्री गुप्त से हुआ। इस वंश के अंतिम शासक बुद्धगुप्त ने 495 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के उत्तराधिकारी 7वीं सदी तक राज करते रहे, परंतु पूर्णतया सीमित और शक्तिहीन रहे। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए। इस वंश का शासक समुद्रगुप्त एक महान वीर हुआ, जिसने अपनी तलवार से सारे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसका परिचय हमें प्रयाग प्रशस्ति के शिलालेख में मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान सम्राट था, जिसके काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। धन धान्य से भरपूर यह देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए चीनी यात्री फाहियान ने भारत की प्रशंसा करते हुए इसकी तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को दुनिया का श्रेष्ठतम नगर बताया था। 5वीं सदी में मध्य एशिया से आए हूण आक्रमणकारियों का गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने डटकर सामना किया। उन्हें अनेक बार हराया, लेकिन बाद में निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में हूण नेता तोरमाण ने अधिकांश गुप्त साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। दूसरे हूण शासक मिहिरकुल हूण के पश्चात तो हूण भी कमजोर हो गए। इसके बाद देश में पुनः अराजकता फैल गई। देश में पुनः केंद्रीय सत्ता का निर्माण मौखरी वंश ने किया। दोस्तों, आइए अब गुप्त वंश के राजाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में रखी थी। श्रीगुप्त ने 40 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में
गुप्त साम्राज्य के तख्त पर बैठा। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराजा की उपाधि दी गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ था राजाओं का भी राजा। 4वीं सदी की शुरुआत में गुप्त वंश ने मगध के एक छोटे से हिंदू राज्य और वर्तमान बिहार से अपने शासन की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त सम्राट घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को 320 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रगुप्त ने एक संधि के कारण मगध की एक मुख्य शक्ति लिच्छावी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। दहेज में मगध साम्राज्य पाकर और नेपाल के लिच्छावियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस तरह उसने मगध, प्रयाग और साकेत के काफी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसने अपना शासन 321 ईस्वी में गंगा नदी से लेकर प्रयाग तक बढ़ा दिया था। उसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी और उसने अनेक विवाह संधियों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे बढ़ाया और अपनी मौत तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। उसने शुरुआत में ही अहिचात्र और पद्मावती साम्राज्य को अपने शासन में मिला लिया था। इसके बाद उसने सभी आदिवासी इलाकों मालवा, यौधेय, अर्जुनायन, मदुरा और अभिरा पर आक्रमण कर दिया। 380 में अपनी मौत से पहले समुद्रगुप्त ने 20 से भी ज्यादा गणराज्यों को अपने शासन में मिला लिया था। अब उसका शासन हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैल गया था। विदेशी इतिहासकार उसे भारतीय नेपोलियन मानते थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें वो पड़ोसी राज्यों में एक घोड़े के साथ सेना को युद्ध के लिए ललकारता था। अगर पड़ोसी राज्य उसके साथ मिलने को राजी नहीं होता तो उनको युद्ध करना पड़ता था। समुद्रगुप्त न केवल एक अच्छा योद्धा था, बल्कि कला और साहित्य प्रेमी भी था। उसने वर्तमान कश्मीर और अफगानिस्तान के इलाकों पर भी विजय प्राप्त की थी। रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में इतिहास में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण ही उसे गुप्त साम्राज्य का पदभार सौंपा गया। शासन में योग्य न होने के कारण उसे सिंहासन से उतार दिया गया और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त लेखों के आधार पर अपने पुत्रों में से समुद्रगुप्त ने राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनकी माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी में सत्ता संभाली थी। उसने कदम्ब राजकुमारी कुंतला से विवाह किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों को पराजित कर दिया था। उसने 395 ईस्वी में अपने मुख्य शत्रु रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य युद्धों से ज्यादा हिंदू संस्कृति, कला और विज्ञान के विकास के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की कला के शानदार नमूने आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलते हैं। अपने काल में चंद्रगुप्त ने बुद्ध और जैन धर्म का भी प्रचार किया, जिसके कारण उसके शासनकाल में बुद्ध कला का काफी विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी चीनी यात्री फाहियान ने अपने लेखों में लिखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न दरबारी थे। ये सभी दरबारी अपनी अपनी कलाओं में निपुण थे। इन सभी नवरत्नों में से कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने अपने ग्रंथों और अपनी कविताओं से पूरे भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया गया। कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम महादेवी ध्रुव स्वामिनी था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसने 455 ईस्वी तक राज किया था। उसके शासन के अंत होने तक नर्मदा घाटी में पुष्यमित्र अपना साम्राज्य प्रसार कर रहा था। कुमारगुप्त ने वर्तमान बिहार के नालंदा में एक बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त प्रथम को महान गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। उसको विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधियों से नवाजा गया था। उसने पुष्यमित्र को तो पराजित कर दिया, लेकिन बाद में उसका सामना श्वेत हूणों से हुआ। श्वेत हूणों का स्कंदगुप्त ने डटकर सामना किया और उन्हें एक हद तक रोके रखा, लेकिन हूणों के साथ युद्ध में
उसका काफी धन और सेना बर्बाद हो गई थी। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके गोत्र भाई पुरुगुप्त ने सत्ता संभाली। गुप्त साम्राज्य का पतन। स्कंदगुप्त की मौत के पश्चात साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। इसके बाद कुछ वर्षों तक पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने शासन किया। 480 ईस्वी में श्वेत हूणों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य का हमेशा के लिए पतन हो गया।